सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन क्या होता है। लिख लेते हैं हेडिंग हमारी प्लेन। और फिर बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन की। एक बात आपको बता दूं कि जो हम 2D में जितने भी फॉर्मूले पढ़ते हैं एक्स और वाई प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस में जो हम पढ़ते हैं ना, जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स और वाई एक्सिस में जो था उसको बस जेड एक्सिस में जैसे ही ले आके आएंगे लीनियर फॉर्म में, तो जो भी लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा कि वो ए बी सी जो है वो कांस्टेंट होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बट यहाँ पर ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे। ये जो ए बी सी है वो कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज जो नॉर्मल टू द प्लेन होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं प्लेन। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी है प्लेन। A plane is a surface. Write down, a plane is a surface. A plane is a surface such that a line joining any two point on the surface lies completely on it. ठीक है, प्लेन जो है वो एक सरफेस है जिसमें अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं तो सरफेस लाइज कंप्लीटली ऑन इट। ये हमने एक प्लेन ले लिया। इस टाइप से प्लेन की डेफिनेशन बन जाएगी, यही है प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होगी, जो हम ज़्यादातर फार्मूले जो भी हम 2D में याद रखते हैं वो सारा का सारा जेड एक्सिस जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। एक्स और वाई में लीनियर था तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है, जैसे उसमें जेड इंट्रोड्यूस होगा लीनियर फॉर्म में वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं हेडिंग, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। General equation of plane. A linear equation in three variable. A linear equation in three variable. A linear equation in three variable of type ax plus by plus cz plus d. ax plus by plus cz plus d equal to 0 represent general equation of a plane. ax plus by plus cz plus d equal to 0, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। वहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था वो ए बी सी जो है वो कांस्टेंट होते थे। यहाँ पर ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं जो नॉर्मल टू अ गिवन प्लेन होंगे। ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं, वेयर ए बी सी
आर डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू अ गिवन प्लेन। ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो के टर्म में होगा, अभी कुछ एक और पढ़ेंगे हम, जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी होगा। तो वो हो जाएगी, वो भी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल सकते हैं, लेकिन वो इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे आपको याद होगी ना, या परपेंडिकुलर फॉर्म आपको याद होगी। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी 2D में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो 3D में या प्लेन में क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म होती थी x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यहाँ पर कॉस अल्फा जो है वो 3D में काम करेगा। तीन तरह के कॉस होते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसको LMN बोलते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा LX प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। जैसे उसमें होता था ना x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म। जो p होता था वो ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ होता था, और जो इंक्लिनेशन होता था परपेंडिकुलर का वो अल्फा। तो फॉर्मूला होता था x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अभी हम आगे उसको सब करेंगे, पहले प्लेन के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा और, कि प्लेन की इक्वेशन हम कब कब फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या क्या है। अ प्लेन इज डिटरमाइंड plane is determined uniquely if नंबर 1, क्या क्या केसेस है जिसमें हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। द नॉर्मल टू द प्लेन, जो नॉर्मल फॉर्म अभी मैंने बोला वही है सेम, नॉर्मल टू द प्लेन, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, and its distance from origin is given। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। अभी हम पढ़ेंगे इनके सब के बारे में। ये नॉर्मल फॉर्म में, इसमें क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन गिवन होना चाहिए और ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होनी चाहिए, तो हम प्लेन की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, ये अगर किसी एक पॉइंट से पास करता है तो एक पॉइंट पता हो, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन गिवन हो, डायरेक्शन रेशियो जो ABC है वो गिवन हो। इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, ये x1 y1 z1, अभी हम इसके बारे में फॉर्मूला अभी बाद में लिखेंगे, and is perpendicular to a given direction, and is perpendicular to a given direction। तीसरा क्या होना चाहिए, ये जो है वो 3 कोलिनियर पॉइंट से पास होना चाहिए, तो उससे भी हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इट पासेस थ्रू, it passes through 3 given non-collinear point, it passes through 3 given non-collinear points। non-collinear points क्यों बोला गया, क्योंकि अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उससे इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। ये ABC अगर ये कोलिनियर हो गए तो इनसे जो है इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन इसमें से पास हो सकते हैं, जो इन तीनों पॉइंट से पास हो सकते हैं। कहीं से भी ले लो आप, कहीं से भी इस टाइप से इनफाइनाइट जो है वो, इसीलिए इन्होंने बोला है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे नहीं,
तो उनसे जो है वो एक ही प्लेन पास होगा, एक ये बी है, ये सी है और एक ए है, तो इनसे पास होने वाला जो है वो एक प्लेन होगा जो तीनों पॉइंट से पास होगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा प्लेन। ठीक है, तो तीन तरह के केस हमारे पास मिलेंगे। एक केस होगा नॉर्मल फॉर्म का केस, दूसरा एक पॉइंट से पास हो और एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो बताओ ए बी सी, और तीसरा जब कोई प्लेन जो है वो तीन पॉइंट से पास करेगा। तो इन तीनों से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा, अगर हमसे कहा जाए कि भाई इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा, जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता था वैसे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो ये भी लिख लेते हैं साथ में। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा, तो एक्स वाई प्लेन में होगा तो उसका जेड जो होगा वो क्या होगा, 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन x इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन y इक्वल टू 0। एक्स वाई और जेड एक्सिस में इस तरीके से प्लेन हमको मिलने वाला है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये हमारा एक प्लेन बन जाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस में, जिस प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक बात क्लियर है। प्लेन की डेफिनेशन हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसकी 3 केसेस हो गए कि यूनिक प्लेन की इक्वेशन कब मिलेगी, जब नॉर्मल फॉर्म में होगी तब, जब किसी एक पॉइंट से पास करे और कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, या 3 नॉन को लीनियर पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनसे भी एक ही प्लेन मिलेगा। और इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये तो बहुत इजी सा काम है कि एक्स वाई प्लेन है तो जेड 0 होगा, कोई पॉइंट अगर एक्स वाई में होगा तो जेड 0 होगा, वाई जेड में होगा तो एक्स 0 होगा, और जेड एक्स में होगा तो वाई 0। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना नॉर्मल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट है ये नॉर्मल फॉर्म, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल फॉर्म जो है वो, अब हम जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, उस तरीके से दो फार्मूले सब में बनते जाएंगे। तो लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। एन के बारे में बात करें आप तो एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। आर के फॉर्म में तो आंसर आता है, एन कैप जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और डी क्या है, डी जो है वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन प्लेन। जो प्लेन गिवन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको डिराइव करना चाहें किस टाइप से आया, तो देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस में हमने एक प्लेन कंसिडर कर लिया, ये हमारा
एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पर हमने एक प्लेन कंसीडर किया, ये हमारा एक प्लेन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। इस पी एन, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेट कर लिए और ये एन हो गया हमारा यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो गई ओरिजिन से पी एन की, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या होगी, आर। ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो एन कैप, एक परपेंडिकुलर आ गया एन कैप। ठीक है, अगर हम इसको प्लेन को इस टाइप से अगर बनाते तो ये हम इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर में हम बोल सकते थे कि भाई ये एन कैप। ठीक है, और ये यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये कोई पॉइंट पी है जो आर के टर्म में है, और यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर लेंथ है, ये ओ एन हो गई, और ये जो है ओ पी ओरिजिन से है, ये आर हो जाएगा। ठीक है, ओ एन और पी एन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए ये n है और यहाँ से परपेंडिकुलर d है, तो अगर इसको हम d वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ एन वेक्टर की वैल्यू, ओ एन वेक्टर की वैल्यू जो है, देखिए d तो नहीं लिख सकते क्योंकि d तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको लिखेंगे डी एन कैप, और ओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ एन, तो ओ एन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डी एन कैप। ये तो हमने लिख लिया ओ एन की वैल्यू। अब जरा दूसरा जरा बताइए पी एन की वैल्यू क्या होगी, पी एन वैक्टर एन माइनस पी हो जाएगा, तो एन, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आर माइनस डी एन कैप। यहाँ पर ट्रायंगल रूल लगा देते हैं, ओ पी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन वैक्टर प्लस एन ओ वैक्टर, या अगर हम ओ पी की जगह पी ओ रखते हैं तो पी ओ वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन वैक्टर और प्लस एन पी वैक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एन पी वैक्टर की वैल्यू पी ओ वैक्टर माइनस ओ एन की वैल्यू पता ही है, पी ओ वैक्टर की वैल्यू हो गई आर माइनस ओ एन की वैल्यू है डी एन कैप इक्वल टू एन पी वैक्टर। तो ये आ गया आर वैक्टर माइनस डी एन कैप। अब एन पी वैक्टर और ओ एन वैक्टर, एन पी वैक्टर और ओ एन वैक्टर क्या आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो एन पी वैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट ओ एन वैक्टर की वैल्यू डी एन कैप इक्वल टू 0। अब बस डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व हो के आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करने में ये हो जाएगा आर डॉट डी एन कैप माइनस डी स्क्वायर एन कैप स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये हो गया आर डॉट एन कैप, एक डी कॉमन हो जाएगा, माइनस डी इक्वल टू एन कैप स्क्वायर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, एन कैप स्क्वायर क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इक्वल टू 0। तो ये डी तो 0 की इक्वल हो नहीं सकता, तो आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी हो जाएगा। आर डॉट एन कैप इक्वल टू 0, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, तो अभी निकालेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हो गया आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। हमें तो एक्चुअली में फॉर्मूला याद रखना है, बाकी से मतलब नहीं कैसे आया क्यों आया, क्योंकि फार्मूला अगर हमें याद होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होगा और उससे सॉल्व होके आ जाएगा आंसर। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन है वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म के दो टाइप होंगे, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये वेक्टर फॉर्म में है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये जो फार्मूला हमने लिखा था हमें इसी से मतलब है, इसी को हमें याद रखना है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ओके, दूसरी बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आएगा। वेक्टर फॉर्म तो हो गया ही, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो यहाँ पर जो ओपी वेक्टर, जैसे भी हमारा वेक्टर फॉर्म में जब आंसर देना होगा तो आर के टर्म में आएगा, और जब कार्टेशियन फॉर्म में आंसर देना होगा तो एक्स वाई जेड के टर्म में होगा। एन कैप का मतलब है, एन कैप अगर बोला, अगर सिंपल एन होता तो फिर तो वो तो उसका एन स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होता, लेकिन हमने यूनिट वेक्टर लिया हुआ, तो यूनिट वेक्टर अगर है एन कैप, तो जब डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो उसको एलएमएन के टर्म में लेंगे। क्यों एलएमएन के टर्म में लेंगे, क्योंकि उनका भी जो स्क्वायर का सम होता है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो 1 होता है। इसलिए जो भी हमने एन कैप लिया है उसका जब हम डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो एलएमएन के टर्म में लेंगे। वैसे याद रखने का मेथड क्या होगा, आपको याद होगा कि नॉर्मल फॉर्म में 2D में हमने जो पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म में 2D में वो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, कार्टेशियन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वो पी ओरिजिन से होती थी, और फॉर्मूला होता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यहाँ पर जो है वो कॉस अल्फा जो है ना, 2D में कॉस अल्फा है, तो 3D में हमको याद रखना है कि कॉस अल्फा इकलौता नहीं होता है, कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है और कॉस गामा होता है, और इसको एलएमएन भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। जैसे वहाँ पे P होता था, यहाँ पे D है। D जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन। D जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उस प्लेन की परपेंडिकुलर लेंथ D है। तो हम ऐसे चाहे तो याद रख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, जैसे वहाँ पर होता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब कोई कहते कि साइन अल्फा भी तो है, तो इस तरीके से नहीं, हमने सिर्फ याद रखने का मेथड बताया होगा। यहाँ पर तो हमें, अगर हमें वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला देखा, वेक्टर फॉर्म में क्या था, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी।
ये पढ़ा हमने फॉर्मूला। आर हम लेट करेंगे एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन कैप जो है वो हम डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लेट करेंगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है हमको। तो आर डॉट एन, तो आर की वैल्यू हो गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। और इनका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये बन जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, और कार्टेशियन फॉर्म में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात कर रहा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जो कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन है, कौन सा, जो जब हमने स्टार्ट किया जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी या प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, तो वो डायरेक्शन रेशियो होते थे, और ये जो है डायरेक्शन कोसाइन है। कोई भी प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, उसको अब जब हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको याद होगा 2D में मेथड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे। मैं याद दिला देता हूँ 2D का मेथड, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन ही चलने वाला है इसमें। 2D में आपको याद होगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 ये गिवन है, और इसको चेंज करना था, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो कैसे चेंज करते थे? सबसे पहला काम क्या करते थे, x और y को वन साइड, कांस्टेंट को अदर साइड में ले जाते थे। फिर अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव करते थे। तो यहाँ पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बाई -1, जो भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव करना। -x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब इसको क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 4 यानी √5 से। तो ये बन जाता था -x अपॉन √5 प्लस -2y अपॉन √5 इक्वल टू 3 अपॉन √। तो इक्वेशन ऐसे याद रखते थे, x इंटू 1 माइनस x इंटू -1 बाई √5, y इंटू 2 बाई √5, वो भी माइनस के साथ, इक्वल टू 3 बाई √5। और इसको बोल देते थे x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना काम करते थे 2D में, अगर आपको याद है। तो 3D में भी वही काम करेंगे। प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म में गिवन होगी प्लस कांस्टेंट के टर्म में। पहले हम कांस्टेंट को RHS में ले जाएंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव होने के बाद फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसको हम बोलेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी का फॉर्म। ये मेथड होगा हमारा। कोई भी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड हो जाएगा। लिख लेते हैं क्वेश्चन इसका भी। रिड्यूस 2x माइनस 9y। क्वेश्चन है हमारा रिड्यूस 2x माइनस 9y प्लस 6z
प्लस 55 इक्वल टू 0 टू नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। एंड डिटरमाइन द लेंथ एंड डिटरमाइन परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड द एंगल that normal make with the x-axis, y-axis and z-axis। मतलब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के बारे में भी बताना है कि क्या होगा। तो करें, आप इसको सॉल्व करें। सेम मेथड पूरा जो मैंने यहाँ पर बताया ना 2D में x और y के कांस्टेंट उधर और फिर पॉजिटिव, वही सेम काम यहाँ पर करना है। हमें P निकालना है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है और उसके बाद एलएमएन भी निकालना है। और एलएमएन जब आ जाएगा तो एंगल अल्फा बीटा गामा बताना है। सबसे पहले एक्स वाई और जेड वन साइड -55 अदर साइड में। फिर चूँकि ये वैल्यू निगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई -1 और फिर √a² + b² + c² से डिवाइड कर देंगे और फिर कंपेयर कर देंगे lx + my + nz = d से। lmn की वैल्यू आ जाएगी। L जो है वो cos अल्फा होता है तो cos अल्फा = दिस, देन अल्फा = cos इनवर्स। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 2x
-9y + 6z = -55 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2x + 9y - 6z = 55 डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। ए बी सी की वैल्यू क्या क्या होगी? ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है -6। तो ये हो गया 4 + 9 9 = 81 और ये 36, तो 40 और 81 121, तो ये 11 आ गया। तो जैसे 11 से डिवाइड करेंगे 2/11x 9/11 × y प्लस -6/11 × z 55/11 और इसको कंपेयर कर देंगे lx + my + nz = dc। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/11 cos अल्फ़ा की वैल्यू -2/11। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स -2/11। ये पूछा गया एंगल x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से। m का मतलब 9/11, m की वैल्यू हो गई cos बीटा 9/11, बीटा = cos इनवर्स 9/11। और तीसरा क्या हो जाएगा? n = -6/11 cos गामा = -6/11, गामा = cos इनवर्स -6/11। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा आ गया हमारे पास। और d की वैल्यू जो है ये 11 5 = 55 हो जाएगी। तो d जो है परपेंडिकुलर लेंथ वो 5 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू और d की वैल्यू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो हमने पढ़ लिया जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फिर हमने पढ़ा नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो हेडिंग थी हमारी, उसमें 3 पॉइंट है ना, स्टार्टिंग में 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट था कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 और परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन होंगे और एक पॉइंट से पास करेगा, उस प्लेन की इक्वेशन हमको बतानी है क्या होगी। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू given point and normal to a given vector, normal to a given vector। और ये हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, अभी कार्टेशियन फॉर्म में भी हम इसको निकालेंगे। नंबर 1 क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो एक पॉइंट से पास करता है और नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर है। ये हमने प्लेन सपोज कर लिया कि हमारा एक प्लेन है, एक परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा n, ये n हो गया परपेंडिकुलर n वेक्टर। और एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो एक गिवन पॉइंट a से पास करता है और ये कोई पॉइंट P है जिसकी वैल्यू हमने r लेट कर लिया, r वेक्टर, और ये एक a वेक्टर है। जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम a वेक्टर बोलते थे। और परपेंडिकुलर किसके है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर n है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, r.n = a.n, ये फॉर्मूला होता है।
आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। प्रूफ बहुत इजी है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये जो ए पी लाइन है ये प्लेन पे लाई कर रही है और इसके परपेंडिकुलर एन है ये, तो ए पी और एन, ये जो ए पी वेक्टर है और जो एन वेक्टर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0 के इक्वल। ए पी वेक्टर का मतलब हो गया p माइनस ए, तो p की वैल्यू है r माइनस ए की वैल्यू है a वेक्टर, डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, डॉट जब करेंगे r के साथ तो r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a given point A and perpendicular to a given vector n, r dot n equal to a dot n। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लेट कर लेंगे और ए पॉइंट की वैल्यू को x1i प्लस y1j प्लस z1 के लेट कर लेंगे और जिसके परपेंडिकुलर n है वो डायरेक्शन रेशियो ai प्लस bj प्लस c के लेट कर लेते हैं और सबकी वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करता है, ये गिवन पॉइंट होगा, x1 y1 z1 गिवन पॉइंट होंगे, x1 y1 z1 गिवन पॉइंट और गिवन डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हमारा एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जो x1 y1 z1 से पास कर रहा होगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट whose डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, जो किसके हैं, नॉर्मल टू द प्लेन है, वो हमें गिवन होंगे। मतलब अगर ए बी सी गिवन है और x1 y1 z1 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। प्रूफ कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है कि r को हमने लेट कर लिया, लेट r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। जब भी r की ज़रूरत होगी हम एक्स वाई जेड में लेट करेंगे। ए वेक्टर जो है जिससे पास करता है वो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट से, वो x1 y1 z1 है तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और जो नॉर्मल फॉर्म में है n, उसका क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो हम क्या लेट करते हैं हमेशा, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ही तो लेट करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। तो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एन है, तो एन इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। इसको अगर इधर ले आते हैं तो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। r माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस ए, r में से ए को माइनस करेंगे तो x माइनस x1 इंटू आई प्लस वाई माइनस y1 इंटू जे प्लस जेड माइनस z1 इंटू के। ये हो गया r माइनस ए डॉट
एन कैप कितना हो जाएगा, एन वेक्टर सॉरी कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। और जैसे ही आप इनका डॉट कराएंगे तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन और c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, तो इनके बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट जो था उस पर बेस्ड करेंगे, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point 231 2,3,1 having 5,3,2 5,3,2 as the direction ratio of the normal to the plane। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो 231 से पास करता है और जिसके डायरेक्शन रेशियो 532 है। तो बहुत इजी सा काम है। यहाँ पर x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, 2 3 1, ये x1 y1 z1 हो जाएंगे और a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। रख दीजिए वैल्यू 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, यहीं से छोड़ना नहीं है। 5x माइनस, बल्कि पहले एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। 5x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2, तो ये हो गया 21। 5x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन है हमारा, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर
the foot of perpendicular drawn from origin to the plane is 12 comma minus 4 comma 3. Find the equation of a plane. Find the equation of a plane. The foot of perpendicular drawn from origin to the plane is 12 minus 4 3. Find the equation of a plane. अब इसमें डायरेक्शन रेशियो नहीं गिवन है और ये भी गिवन है, तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर 12 माइनस 4 और 3, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले इसका अगर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे ना तो आइडिया होगा आपको कि यहाँ पर जो प्लेन है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये हमने लेट कर लिया कि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 12 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 3 और ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the plane is 12 minus 4 comma 3 plus 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हम क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? एक तो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो देखो प्लेन तो ये पता है हमको कि प्लेन जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू 12 कॉमा माइनस 4 कॉमा 3, ये x1 y1 z1 है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे पहले। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा? अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट पता होते हैं, जैसे यहाँ पर ओ पी के पता है, तो ओ पी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ये x1 y1 z1 हो जाएगा और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 12 माइनस 0, बल्कि सेम ही रहने वाला है, माइनस 4 माइनस 0 3 माइनस 0। तो डायरेक्शन रेशियो भी वही सेम होंगे जो पॉइंट हो गए, तो वो हो जाएंगे ए बी सी। तो ए बी सी पता चल गया और x1 y1 पता चल गया, x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या आई थी? a की वैल्यू है 12 इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 प्लस सी की वैल्यू है 3 z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12 12 144 प्लस 16 प्लस 9। तो ये 120 16 प्लस 9 25, तो ये हो गया 169। तो 12x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 169, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि एक तो हमें प्लेन में नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बारे में हमने कर लिया। दूसरा कर लिया कि जब एक पॉइंट से पास करे और डायरेक्शन रेशियो गिवन हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तीसरा हमने क्या किया था उसमें, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये लिखा हुआ इट पासेस थ्रू अ 3 गिवन
नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा। इट पासेस थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमको गिवन होंगे, उनका भी हम कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म अलग अलग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट और कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे और वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, कोई भी लिख लें, कोई टेंशन नहीं। चलिए कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, 3 पॉइंट एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये भी आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं पहले, और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही वेक्टर में रिवाइज हो चुका है, अभी याद आ जाएगा आपको। एक ये प्लेन हमको गिवन है जिसपे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ए बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, बी के है x2 y2 z2 और सी के है x3 y3 और z3। और एक कोई पॉइंट P कहीं पर ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x y और z। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे लिखेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ ड्रॉ किया उसको लेट कर लेते हैं। लेट द प्लेन बी पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3, x3 y3 and z3, and let P be any point x y z। तो अब ये देखना है कि पी ए पी बी और पी सी, ये जो 3 पॉइंट पी ए पी बी और पी सी है, क्या ये 3 वेक्टर बन सकते हैं और क्या ये तीनों वेक्टर आपस में को प्लेनर होंगे, क्योंकि को प्लेनर की कंडीशन हम पहले भी कर चुके हैं कि को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। 3 वेक्टर अगर को प्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। 3 वेक्टर अगर को प्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। तो यहाँ पर उसी से निकल आएगा रिजल्ट। 3 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, पी ए वेक्टर, पी बी वेक्टर और पी सी वेक्टर आर कोप्लेनर। और अगर ये कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 की इक्वल होगा। हमने क्या किया, अच्छा पी, देखिए आपको याद होगा कि 4 पॉइंट के लिए हमने क्या किया हुआ था, वहाँ पर 4 पॉइंट को पहले हमें 3 पॉइंट में ब्रेक करना होता था। ये हम इसको क्या करेंगे, 4 पॉइंट है जैसे ए बी सी और डी करके, एक मिनट,